हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का सेकंड हम करेंगे चैप्टर 13 से, बिजनेस साइकिल्स, मेथड्स टू कंट्रोल बिजनेस साइकिल्स, व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के उपाय। 3 मेन पार्ट्स हैं इसके, 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। नंबर 1 इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। सेकेंड इज़ फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। एंड थर्ड इज़ डायरेक्ट कंट्रोल्स, प्रत्यक्ष नियंत्रण। हमने कुछ ऐसे ही मेथड्स इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में भी करे हैं, मेथड्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो ये 2 पॉलिसीज़ हैं, पहले दोनों पॉलिसीज़ को समझ लेते हैं। बेसिकली बिजनेस साइकिल्स ऑटोमेटिकली तो कंट्रोल होते नहीं। सो गवर्नमेंट टेक्स हेल्प ऑफ वेरियस पॉलिसीज़, बहुत सी नीतियाँ होती हैं सरकार के पास, जैसे कि आम तौर पर आपने सुना होगा बजट पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, लेकिन ब्रॉडली ये 2 कैटेगरीज की होती हैं इस पर्पज़ के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, और दूसरी है फिस्कल पॉलिसी, FISCAL, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। अब पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ three things. Number 1 is flow of credit, second is supply of money, and third is rate of interest in the economy with a view to restoring economic stability. मौद्रिक नीति का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता लाना है, चाहे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो, चाहे व्यापारिक चक्रों को। तो मौद्रिक नीति है क्या? मौद्रिक नीति एक तरह का नियंत्रण है, नियमन है सरकार का या आपकी सेंट्रल बैंक का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे है। किस पर नियंत्रण है? तो मौद्रिक नीति एक नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, नियमन करता है किसको? नंबर 1 है साख के प्रवाह पर, कि मनी सप्लाई कितनी सर्कुलेशन हो, साख के प्रवाह पर। सेकेंड, मुद्रा की जो पूर्ति है, मनी सप्लाई कितनी, न्यू मनी सप्लाई जारी की जाए, बैंक्स लोन कितने दें, तो वो फ्लो ऑफ क्रेडिट मीन्स कि अमाउंट ऑफ क्रेडिट कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगी, किस दिशा में, यानी कि किस सेक्टर को ज़्यादा लोन दिए जाएं, सप्लाई ऑफ मनी टोटल सर्कुलेशन में कितनी हो, कब कम करनी है, कब बढ़ानी है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? दिस इज़ अ कॉस्ट ऑफ मनी। जैसे अब लोन्स लेते हैं बैंक से 1 लाख, तो 1 लाख रुपए मनी आपने लोन लिया, तो वो सर्कुलेशन में 1 लाख रुपए की मनी सर्कुलेशन बढ़ गया, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पे करते हैं वो कॉस्ट ऑफ मनी है। तो अगर लोन महंगे हो जाएंगे कब? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। और लोन सस्ते कब होंगे? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। तो इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ मनी सप्लाई है। डेफिनेशन देखते हैं, DC एस्टॉन क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व्स द इन्फ्लुएंस ऑन द लेवल एंड कंपोजिशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड बाय द मैनिपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। तो मौद्रिक नीति का काम क्या है? कि देश में मुद्रा की मांग को, उत्पादन की मात्रा को या कंपोजिशन को चेंज करना, किस तरीके से? ब्याज की दर में परिवर्तन करके और साख की उपलब्धता, साख मीन्स लोन्स, क्रेडिट की उपलब्धता को प्रभावित करके। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, या विधियाँ होती हैं कुछ उसकी। तो कौन कौन सी विधियाँ होती हैं पहले उनको नोट कर लीजिए। जैसे कि है बैंक रेट, ब्याज, बैंक दर। बैंक रेट वो रेट होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर देश का जो सेंट्रल बैंक है वो व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है। बैंक रेट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स। दूसरा होता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, बाजार ब्याज की दर। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर कमर्शियल बैंक्स आगे अपने कस्टमर्स को, जो कि इन्वेस्टर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको लोन देता है। ठीक है, तो बैंक रेट और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ये याद रखेंगे। तो बैंक रेट एक इंस्ट्रूमेंट हो गया सेंट्रल बैंक के पास, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सेकेंड होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की प्रक्रिया। खुले बाजार की प्रक्रिया क्या है? जिसमें कि आपके देश का सेंट्रल बैंक जो है वो ओपन मार्केट में, मीन सभी को, कंज्यूमर्स को, इन्वेस्टर्स को, कमर्शियल बैंक को, सभी को सेंट्रल बैंक खुले बाजार में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचता और खरीदता है। इट विल सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बाय एंड सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, तीसरा होता है लिक्विडिटी रेशियोज़, तरलता अनुपात। तरलता अनुपात को 2 पार्ट्स में बांटते हैं। एक होता है CRR, कैश रिजर्व रेशो, नकद कोष अनुपात, और दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, तो जो CRR है, नकद कोष अनुपात है, ये वो अमाउंट है जो कि
हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक फ़िक्स परसेंटेज, डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स, या समझ लीजिए टोटल जितना बैंक के पास डिपॉजिट्स हैं उसका एक फ़िक्स परसेंटेज हर बैंक को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कराना पड़ता है, रखना पड़ता है। और दूसरा होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो अपने पास हर बैंक को कैश मनी रखनी है, उसे वो उधार नहीं दे सकता। ठीक है, ये टोटल डिपॉजिट्स का एक फिक्स परसेंटेज है। अब ये 4 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वैसे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, जैसे मार्जिन मनी होती है लोन पे, लेकिन हम इसी से सिंपली समझते हैं। अब ये जो 4 टूल्स हैं क्वांटिटेटिव टूल्स कहलाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। इन टूल्स में चेंज करके मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को, या कहें तो बिजनेस साइकिल्स को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि जब इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल का डाउनवर्ड ट्रेंड है, रिसेशन है, मंदी की स्थिति है, सुस्ती की स्थिति है, बिजनेसेस हो नहीं रहे, लोग खर्च नहीं कर रहे, तो उस समय कैसी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे हम? चीप मॉनेटरी पॉलिसी, सस्ती मौद्रिक नीति। सस्ती मौद्रिक नीति का मतलब लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर में कमी होगी। ठीक है, और उसके लिए क्या करेंगे? जब चीप मनी पॉलिसी अडॉप्ट करनी होगी तो ब्याज की दर कम कैसे करेंगे? सेंट्रल बैंक पहले बैंक रेट को कम करेगा। बैंक रेट कम होने से मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, लोन सस्ते हो जाएंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो सेकंड टूल है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेंट्रल बैंक जो है वो लोगों से, यानी कि मार्केट से सिक्योरिटीज़ को खरीद लेगा। जब खरीदेगा तो पेमेंट करेगा और वो पैसा सेंट्रल बैंक से लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, फिर कैश रिजर्व रेशो को कम किया जाएगा और लिक्विडिटी रेशो को भी कम किया जाएगा। तो ये चीप मनी पॉलिसी डिफ्लेशन में या रिसेशन में या मंदी की स्थिति में अडॉप्ट की जाती है। दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी सेकंड तरह की होती है डियर मनी पॉलिसी या कॉस्टली मनी पॉलिसी, महंगी मौद्रिक नीति, जिसके अंतर्गत जब अपवर्ड ट्रेंड है या इन्फ्लेशन है, जब बूम की स्थिति है, प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, तो उस स्थिति में जो है ऐसी पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाएगा। तो डियर मनी पॉलिसी में बिल्कुल रिवर्स होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाएगा। कैसे बढ़ेगा? बैंक रेट को बढ़ाएंगे तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, जिसके बढ़ने से लोन्स महंगे हो जाएंगे। CRR और SLR को भी बढ़ा दिया जाएगा ताकि लोन्स, बैंक की जो लोन देने की कैपेसिटी है, क्रेडिट कैपेसिटी कम हो जाए। और साथ ही ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सिक्योरिटीज़ को सेल किया जाएगा सेंट्रल बैंक द्वारा, तो लोग खरीदेंगे और लोगों के पास से कैश जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है, इसी तरीके से जैसे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स हैं, तो जब चीप मनी पॉलिसी है तो उसे कम कर दिया जाता है मार्जिन मनी को, ताकि लोगों को लोन ज़्यादा मिले, और जब इन्फ्लेशन या अपवर्ड ट्रेंड है तो उसे बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल बैंक या फाइनेंशियल अथॉरिटी जो है कंट्री की, उसके पास मॉनेटरी पॉलिसी के डिफरेंट टूल्स होते हैं। इनमें से एक टूल, 2 टूल या सभी टूल्स को एक साथ अडॉप्ट इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सेकेंड मेथड है फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी कंसर्निंग द रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड डेट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, राजकोषीय नीति वो नीति है जिसका संबंध सरकार की आय, व्यय और ऋण से है। ये 3 मेन चीज़ें हैं। और जो राजकोषीय नीति है वो बिजनेस साइकिल्स को 2 तरीके से कंट्रोल करती है। पहला है बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स। बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स में जो ऑटोमेटिकली ही स्थिरता का काम करते हैं, और दूसरा है डिस्क्रिशनरी मेजर्स जो सरकार की इच्छा के अनुसार कभी भी अडॉप्ट किए जा सकते हैं, फ्लैक्सिबल हैं। तो बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स का मतलब है कि वो चेंजेस, वो पैरामीटर्स जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? 2 मेन कैटेगरीज हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और सेकेंड है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। पहला है प्रगतिशील कर और दूसरा है बेरोजगारी बीमा। तो जो प्रगतिशील कर हैं, जैसे आप जानते हो इनकम टैक्स इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, तो ये बिल्ट इन स्टेबलाइजर है, मींस ऑटोमेटिकली काम करता है। जैसे ही जब लोगों की इनकम बढ़ने लगती है, बूम की स्थिति आती है, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स बढ़ जाता है। जब ये लोगों की इनकम कम होती है तो रेट ऑफ इनकम टैक्स कम है ना, लो लेवल पे कम है और हायर पे हाई है। तो इस तरीके से ये काम करता है। सेकेंड, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, बेरोज़गारी बीमा या बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है। जब डिप्रेशन है, लोग अनएम्प्लॉयड है, उस समय गवर्नमेंट उनको बेरोज़गारी भत्ता देती है, तो बिल्ट इन चेक लग जाता है। और जब इन्फ्लेशन में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लग जाती है तो बेरोज़गारी भत्ता ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और दूसरा है इसी का पार्ट डिस्क्रिशनरी
मेजर्स जो सरकार टाइम टू टाइम सोच समझ के, जैसे गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, पब्लिक डेट है, डेफिसिट फाइनेंसिंग है, ठीक है, तो सरकार देखती है कि अगर अपवर्ड ट्रेंड है तो उस समय जैसे मान लीजिए अपवर्ड ट्रेंड है बिजनेस साइकिल का, इन्फ्लेशन है, ठीक है, ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इस समय गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को बढ़ाएगी, सरकारी खर्च में कमी की जाएगी, लोगों से ऋण लिए जाएंगे, यानी कि हर वो उपाय किया जाएगा जिससे मनी सर्कुलेशन में कम हो जाए और मनी जो है वो लोगों के पास से गवर्नमेंट के पास ट्रांसफ़र हो जाए, ताकि मनी सर्कुलेशन में कम होने से प्राइसेस या जो अपवर्ड ट्रेंड है वो कंट्रोल हो जाएगा। और जब रिसेशन है, डिफ्लेशन है, डिप्रेशन है, तो इसका उल्टा होगा, उस केस में गवर्नमेंट खर्च ज़्यादा करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी, टैक्स स्ट्रक्चर को कम करेगी ताकि लोगों के पास इनकम्स रहें, और पब्लिक डेट जो है वो लोगों से नहीं लेगी, रादर रीपे करेगी ओल्ड डेट्स को, सो दैट मनी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द पब्लिक। तो मनी सर्कुलेशन में बढ़ाना है उस समय। तीसरा मेन मेथड है हमारा डायरेक्ट कंट्रोल्स। पहला था मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा था फिस्कल पॉलिसी, तीसरा डायरेक्ट कंट्रोल्स। कंट्रोल्स मीन्स गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट ही ज़बरदस्त कंट्रोल करना चाहती है, जैसे कि प्राइस कंट्रोल है, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा अगर बढ़ते हैं तो मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर सकती है और या मिनिमम लिमिट फिक्स कर सकती है। सेकेंड इज़ क्वांटिटी कंट्रोल। क्वांटिटी कंट्रोल में मात्रा पे नियंत्रण, जैसे कि राशनिंग कर दी जाए, लाइसेंस लगा दिया जाए कि इतने से किलो से ज़्यादा किसी को वीट नहीं मिलेगा, या इतने से ज़्यादा किसी को सीमेंट नहीं मिलेगा, या किसी प्रोडक्शन करने के लिए लाइसेंस चाहिए होगा, तो कंट्रोल करती है गवर्नमेंट की परमिशन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। एंड लास्ट इज़ वेज कंट्रोल। वेज कंट्रोल में रेगुलेशन ऑफ वेजेस होगा। डिफ्लेशन में जब डाउनवर्ड ट्रेंड है तो वेजेस को ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, और जब इन्फ्लेशन है, जब अपवर्ड ट्रेंड है, सीलिंग वाली पोजीशन जो है, तो वेजेस को थोड़ा कम किया जा सकता है, ठीक है। तो दीज आर द मेथड्स टू कंट्रोल बिजनेस।